नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक कुमार। मैं अंग्रेजी की कहानियाँ हिंदी में सुनाता हूँ। तो आज की कहानी जो आप लोग सुनेंगे वो क्लास 10th के फर्स्ट फ्लाइट बुक का चैप्टर 2 है, जो कि लिया गया है नेल्सन मंडेला के ऑटोबायोग्राफी का एक एक्सट्रैक्ट है। जब वो अपने प्रेसिडेंट जब वो बने थे तो उसका इनॉग्रेशन के टाइम में जब वो भाषण दे रहे थे उसका कुछ एक्सट्रैक्ट है, और वो अपने बारे में जो लिखे थे उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नेल्सन मंडेला के द्वारा लिखी गई लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का एक्सट्रैक्ट। तो देखते हैं कि वहाँ होता क्या था कि साउथ अफ्रीका में एक सिस्टम था एपार्थाइड का, मतलब रंग भेद की नीति थी। ये एक पॉलिटिकल सिस्टम था जो कि लोगों को उनके रंग के आधार पर बांटता था। तो इन तीनों कंट्रीज में कहाँ ये होता था सबसे ज़्यादा, तो साउथ अफ्रीका में था, मतलब रंग भेद की नीति बिल्कुल रिसेंटली। और क्या आपने नेल्सन मंडेला के बारे में सुना है? नेल्सन मंडेला और उनके जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस थी, जिन्होंने अपना लाइफ टाइम बिता दिया था इस रंग भेद की नीति के खिलाफ लड़ने में। मंडेला ने 30 साल जेल में बिताया और फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन हुआ था साउथ अफ्रीका में 1994 में, जिसमें मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला, वो पहले अश्वेत राष्ट्रपति अपने देश के बने थे। तो यहाँ पे उनके ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का कुछ एक्सट्रैक्ट है। तो मंडेला जो थे वो फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे 300 सालों के श्वेतों के शासन के बाद। उनकी जो अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी थी वो 400 में से 252 सीटें जीती थी। डेमोक्रेटिक इलेक्शन जो साउथ अफ्रीका के इतिहास में पहली बार हुआ था उसमें, और उसका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी हो रहा था, जब वो ओथ ले रहे थे, मतलब शपथ ले रहे थे, तो वो हो रहा था कहाँ? तो यूनियन बिल्डिंग एपर थिएटर में, जो कि प्रिटोरिया शहर है वहाँ पे। और इसमें बहुत सारे पॉलिटिशियन, राजनीतिज्ञ और बहुत सारे गण्यमान्य लोग लगभग 140 से अधिक देशों से वहाँ आए थे। और वो कहते हैं कि हमारा जो ये ब्यूटीफुल लैंड है, यहाँ अब कभी भी कोई इंसान दूसरे का उत्पीड़न नहीं करेगा, उसको नहीं दमन करेगा। ऐसा नेल्सन मंडेला अपने एड्रेस में कहते हैं। और वो बताते हैं कि ये जो सीन है बिल्कुल हर्षित करने वाला है लोगों को। विजयकारी जो सीन था, इसमें हो क्या रहा था कि प्रिटोरिया के जो शहर गलियां थी प्रिटोरिया शहर के, वहाँ पे सभी लोग, यानी कि अश्वेत, श्वेत और अलग अलग रंगों के जो लोग थे वो एक साथ आ रहे थे। और लगभग 1 लाख साउथ अफ्रीकन पुरुष, महिलाएं, बच्चे सभी रंग के एक साथ गा रहे थे और एक साथ खुशी में डांस कर रहे थे। तो यहाँ से स्टार्ट होता है, यानी कि कब वो राष्ट्रपति बने थे, तो 10 मई को जब शाम थी तो बिल्कुल ब्राइट और क्लियर शाम थी। और पास्ट के कुछ दिनों से वो क्या थे कि घिरे हुए थे कुछ लोगों से। मतलब वो लोग कौन थे? तो गण्यमान्य लोग, संसार अलग अलग देशों के जो नेता यहाँ पे आए हुए थे वो उनका रिस्पेक्ट कर रहे थे। उनका जो इनॉग्रेशन सेरेमनी होना था उससे पहले, तो कुछ दिनों से वो उन लोगों से घिरे हुए थे। और इनॉग्रेशन जो था उसमें बहुत अधिक लोग इकट्ठे हुए थे साउथ अफ्रीका के मिट्टी पे, मतलब बहुत ही अधिक इंटरनेशनल लीडर्स वहाँ पे आए थे। और ये जो सेरेमनी हुआ था वो वहाँ का एक एपी थिएटर था, यानी कि खुला एक बोला जाए हॉल था जिसका छत नहीं था। यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया उसमें हुआ था। और दशकों से वो जो प्रिटोरिया का जो एम्पी थिएटर था वहाँ पे वाइट लोग बैठा करते थे, ब्लैक को वहाँ जाने का अधिकार नहीं था। अब ये जो था यहाँ पे रेनबो गैदरिंग था, यानी अलग अलग कलर के लोग यहाँ पे इकट्ठे थे और अलग अलग नेशन के लोग। साउथ अफ्रीका के पहले डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, यानी कि बिना किसी रंग भेद के जो सरकार बन रही थी, उसके शुरुआत में, मतलब उसका इंस्टॉलेशन हो रहा था, उसमें सभी लोग शामिल हुए थे। और ये जो ऑटम का जो दिन था उसमें वो उनकी अपनी जो बेटी थी जेनिनी, उसके साथ वो वहाँ पे पहुँचे थे। और पोडियम पे उनके साथ थे मिस्टर डी क्लर्क, जो कि सबसे पहले शपथ लेने वाले थे एज अ सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट। उसके बाद बारी आती
थाबो म्बेकी की, जो कि पहले डिप्टी प्रेसिडेंट बनते और उसके बाद इनकी नेल्सन मंडेला की बारी आती और ये प्लेज लिए थे कि मैं करूँगा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करूँगा और मैं अपना सारा जीवन अपने लोग और अपने देश के लिए समर्पित कर दूँगा। और उसके बाद वो वहाँ जो मौजूद जो गेस्ट रहते हैं, जो संसार उनको देखते रहता है, उनकी ओर देख करके कहते हैं कि आज हम सब लोग और हमारा प्रेजेंस यहाँ बताता है कि किस तरीके से एक नया देश का जन्म हुआ है, अलग अलग आशाओं के साथ, मतलब नए आशाओं के साथ। और इन एक्सपीरियंस से, यानी कि वो उस एक्सपीरियंस से वो देश निकला था जो कि बहुत ही बड़ा मानव त्रासदी वहाँ पे बहुत समय तक हो रहा था और एक नए सोसाइटी का जन्म हुआ था जहाँ कि मनुष्य जो है वो अपने आप पर गर्व कर सके। हम लोग जो कि बहुत दिन से क्या किए जा रहे थे, तो वो लोग जो थे ब्लैक, उनको कानून से बाहर रखा जा रहा था। आज वो लोग, उनके पास रेयर प्रिविलेज था कि वो अपने नेशन को, मतलब क्या हो रहा था कि बहुत सारे लोग जो थे उनको, मतलब जो अलग अलग कंट्री के, उनको अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि होता क्या था कि वहाँ का जो पॉलिसी था, रंग भेद की जो नीति थी, उसके कारण जो भी देश के लोग थे उनसे घृणा करते थे। और अभी सभी लोगों का, जितने भी नेशंस हैं, उनका वो होस्ट कर रहा था, उनका मेज़बानी कर रहा था साउथ अफ्रीका अपनी मिट्टी से ही। इसीलिए वो थैंक्स करना चाहते हैं उन सभी लोगों का जो कि इंटरनेशनल गेस्ट, अलग अलग जगह से इंटरनेशनल गेस्ट यहाँ आए हैं इस शपथ ग्रहण समारोह में। और जो लोग थे उस कंट्री के, वो अब क्या होगा कि उनके लिए अब कॉमन विक्ट्री होगा, मतलब जस्टिस का, न्याय का एक समान विक्ट्री होगा, विजय होगा, शांति का विजय होगा और मनुष्यों के मान सम्मान का विजय होगा। उसके बाद लास्ट में वो कहते हैं कि हम लोगों ने पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन प्राप्त कर लिया है, यानी कि फ्रीडम जो उनको नहीं था पहले, राजनीति में जो रिस्ट्रिक्शन था उसे हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। और वो कहते हैं कि हम ये शपथ लेते हैं कि अब जो भी लोग जो हैं वो गरीबी से बंधे हुए हैं उनको छुटकारा प्राप्त करवाएंगे, जो लोग उनको अधिकार नहीं मिल रहा है उनको अधिकार दिलवाएंगे, जो सफरिंग कर रहे हैं उनको उससे छुटकारा दिलवाएंगे, जो जेंडर बेसिस पे या फिर दूसरे भेदभाव हो रहे हैं उन सबको अब उनसे निजात मिलेगी। और कभी भी हमारा देश जो है, ये जो ब्यूटीफुल लैंड है, वो कभी भी इस तरीके का अब उत्पीड़न का सामना नहीं करेगा कि कोई एक इंसान जो है वो दूसरे को उत्पीड़ित करे। और ये जो सूर्य है, यानी कि मनुष्यों का जो अचीवमेंट है, इसका सूर्य अब कभी भी नहीं डूबेगा। और वो कहते हैं कि जो फ्रीडम है उसे उसे शासन करने दो, यानी स्वतंत्रता को शासन करने दो और भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे। अब आगे कि कुछ क्षण बाद वो बोलते हैं और सभी लोग क्या करते हैं कि अपनी आंखों को ऊपर उठाते हैं और एक बहुत ही दृश्यमय चीज देखते हैं। तो वो था क्या कि साउथ अफ्रीका का जो जेट था, हेलीकॉप्टर था, और वहाँ की जो आर्मी थी वो एक परफेक्ट फॉर्मेशन करती है उस यूनियन बिल्डिंग के ऊपर, क्योंकि छत उसका खुला था तो ऊपर में दिख रहा था, इनका जो हवाई करतब थे वो दिख रहे थे। और ये जो था वो केवल डिस्प्ले नहीं था, ये केवल इस तरीके का, मतलब मिलिट्री फोर्स का प्रदर्शन ही नहीं था, बल्कि एक तरीके से दिखाया जा रहा था कि मिलिट्री जो है, वहाँ की जो नई चुनी हुई जो सरकार है, जो डेमोक्रेसी है, उसका सम्मान कर रही है। नए सरकार जो है अब वो फ्री और फेयरली इलेक्टेड किए गए हैं, यानी स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव के द्वारा वो चुने गए हैं। और कुछ क्षण पहले वहाँ के जो हाईएस्ट जनरल्स थे साउथ अफ्रीका के, डिफेंस फोर्स और पुलिस के, जिनके चेस्ट पे बहुत सारे रिबन्स और मेडल्स लगे हुए थे, वो लोग उन्हें सैल्यूट करते हैं। किन्हें? तो नेल्सन मंडेला को वो कहते हैं कि वो लोग मुझे सैल्यूट करते हैं और अपना लॉयल्टी मेरे तरफ प्रदर्शित करते हैं। और वो जो थे कि इस बात को ज़्यादा ध्यान तो तवज्जो तो नहीं देते हैं, एक सच्चाई बात बताना चाहते हैं कि काफ़ी साल पहले उन्हें क्या किया गया था कि यही लोग जो थे उन्हें सैल्यूट नहीं करते थे बल्कि उन्हें अरेस्ट किए थे।
और फाइनली होता क्या है कि वहाँ का एक इम्फाला जेट जो है वो भी शेप्ड बनाते हुए पीछे से धुआं निकालते हुए ब्लैक रेड ग्रीन ब्लू और गोल्ड कलर का, जो कि साउथ अफ्रीकन फ्लैग था, उस तरीके का धुआं निकालते हुए वहां से गुजरता है। और वो बोलते हैं कि ये जो दिन है वो मेरे लिए सिंबलाइज कर रहा है, मैं देख रहा हूं कि किस तरीके से हमारे देश में दो नेशनल एंथम बज रहे हैं। एक जो है वो स्वेतों के विजन के लिए, जो कि है क्या, नकोसी सिकलेल अफ्रीका, और ब्लैक सिंगिंग के लिए डाई स्टीम, जो कि उनके रिपब्लिक का ओल्ड एंथम था, ओल्ड पुराना राष्ट्रगान था। और इन सब के बावजूद कोई भी ग्रुप जो है अभी इसका धुन नहीं जानता है, एंथम को वो नहीं समझता है, लेकिन जल्द ही ये जो वर्ड्स हैं, ये जो नेशनल एंथम के वर्ड्स हैं, उनके हृदय में बस जाएंगे। और इस इनॉग्रेशन के दिन, यानी कि ये जो वो शपथ ले रहे थे उस दिन, वो बोलते हैं कि मैं जो हूँ बहुत ही अभिभूत हूँ अपने इतिहास को याद करके। मेरा फर्स्ट डिकेड जो था 20th सेंचुरी का, उसके कुछ दिन बाद हुआ क्या था कि इनका जन्म हुआ था एंग्लो बोयर वार के बाद। और वहाँ पे जो वाइट स्किन्ड जो लोग थे साउथ अफ्रीका में, उन्होंने लोगों के बीच में अंतर पैदा करना शुरू कर दिया था रंग के कारण, मतलब उनके रेशियल डोमिनेशन के कारण। और यहाँ के जो डार्क स्किन लोग थे, जो खास यहीं के थे, उन्हीं के साथ भेदभाव हो रहा था। और ये जो स्ट्रक्चर बनाया गया था, ये किस पे आधारित था, तो हरासमेंट, और ये बहुत ही अमानवीय व्यवहार था। और जो सोसाइटीज हम लोगों को पहले जानता था, मतलब संसार जो था वो इस तरीके के सोसाइटी को के लिए हमें जानता था कि हमारा जो सोसाइटी है उसमें अमानवीय व्यवहार हम लोगों के साथ होता है। और अब जब 20वीं शताब्दी का अंतिम दशक है, तो मेरा अपना 80वां दशक, मतलब 8वां दशक, यानी वो 80 साल के हो गए थे, तब ये जो सिस्टम था, यानी जो अपार्थाइड यानी रंग भेद की जो नीति थी वहाँ, वो अब ख़त्म हो चुका था हमेशा के लिए। और अब जो लोग थे वो अपने अधिकारों को, अपने स्वतंत्रता को पहचान रहे थे, भले ही वो किसी रंग के हों, उनका स्किन का कलर कैसा भी हो, चाहे ब्लैक हो या वाइट हो। और उसी दिन हुआ क्या कि उन्हें याद आया उन लोगों के अकल्पनीय बलिदान, जो कि हजारों लोग, वहाँ के जो हजारों लोग थे, उन्होंने अपना बलिदान दिया था, अपने साहस का प्रदर्शन किया था। उसको ना ही गिना जा सकता है और ना ही उसका मूल्य चुकाया जा सकता है। वो उस दिन ऐसा महसूस करते हैं कि मैं जो हूँ वो बहुत दिनों तक, मतलब दूसरे दिनों भी, सिंपली अगर मैं चाहता, मतलब मेरी इच्छा है कि क्या करूं कि उन सभी दिनों को जोड़ दूं जो कि अफ्रीका के जो देशभक्त थे उन्होंने इनसे पहले वो सारा कार्य कर दिया था। और ये जो है, अब ये जो नोबल लाइन है, अब वो समाप्त हो चुका है, और ये मेरे साथ एक नए साउथ अफ्रीका की शुरुआत हो रही है। और उसको जान करके उन्हें बहुत दर्द हो रहा था, वो बहुत दर्द में थे कि जो लोग अपने जीवन का वो त्याग कर दिए हैं, सेक्रीफाइस कर दिए हैं, अब उनको ये धन्यवाद भी नहीं कह सकते थे। और वो लोग भी अब इस चीज़ को देखने के लिए जीवित नहीं थे कि उनका बलिदान जो है वो क्या उनके देश में लाया था। जो रंग भेद की जो पॉलिसी थी अपार्थाइड की, वो लोगों के दिलों में बहुत ही गहरा छाप छोड़ा था, उनके अंदर बहुत गहरा घाव बनाया था, उनके देश के और उनके लोगों के दिलों में। और ये जो भी था, इसमें बहुत साल बीत गया था। यदि जनरेशन ही नहीं, इससे रिकवरी होने में, मतलब क्या हुआ था कि वो लोग बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे, इस एपार्थाइड से वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए थे। और डिकेड्स बीत गए थे, मतलब दशकों बीत गए थे, किसमें, तो उनको जो दमन किया जा रहा था, उनके साथ जो ब्रिचुअलिटी, मतलब क्रूरतापूर्वक जो व्यवहार किया जा रहा था उसका, और इसका प्रभाव रहा। और इन सब को कुछ लोग जो थे इस चीज़ों को पहचाने थे कि उनके साथ बहुत ही क्रूरता हो रहा है। वो लोग कौन कौन थे, तो ओलिवर टैम्बोज, वाल्टर सिल्सस, चीफ लेथुलिस, यूसुफ डाडूज,
ब्रैम फिशर, रॉबर्ट सॉक्यूज, वो सब उनके समय के थे और ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज के इंसान थे। मतलब इनके अंदर बहुत ही अधिक साहस था, बुद्धिमान थे और इन लोगों को कभी भी मतलब फिर से नहीं जाना जा सकता है। मतलब ऐसे लोग फिर से जन्म नहीं ले सकते हैं। और वो बोलते हैं कि शायद इस तरीके के जो लोग थे, इस हाई कैरेक्टर के जो लोग थे, वो उन्हीं दमन के कारण वो उभर करके सामने आए थे। वो कहते हैं कि मेरा जो कंट्री है वो मिनरल्स में, खनिज में रिच है, बहुत सारे जेम्स हैं, कीमती पत्थर मोती हैं, हमारे देश में मिट्टी के अंदर हीरे हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश का सबसे बड़ा जो धन है वो यहाँ के लोग हैं जो अच्छे और सच्चे हैं, जो कि किससे, तो प्यूरेस्ट डायमंड से भी अच्छे और सच्चे हैं यहाँ के लोग। और वो बोलते हैं कि मेरे साथ जो स्ट्रगल में मेरे जो साथी थे, मैं उनके करेज से सीखता था, मैं उनके हिम्मत से सीखता था और समय समय पर दोबारा मैंने देखा कि जो पुरुष और महिलाएं थे वो अपने एक विचार के लिए अपने जीवन का रिस्क ले रहे थे। मैंने देखा कि जो पुरुष हैं वो अटैक्स हो रहा है उन पर टॉर्चर किया जा रहा है, फिर भी बिना टूटे वो खड़े थे, अपने स्ट्रेंथ को दिखा रहे थे, अपने मतलब वो पलटे नहीं, अपनी जो सोच थी उससे वो लोग नहीं पलटे। मैंने सीखा कि किस तरीके से जो करेज है, मतलब हिम्मत का मतलब ऐसा नहीं कि उनके अंदर डर की कमी है, बल्कि उस डर पर जीत को हिम्मत कहा जाता है। तो कोई भी अगर इंसान जो कि ब्रेव है, बहादुर है, इसका मतलब ये नहीं कि वो डरता नहीं हो, बल्कि वो उस डर पर विजय प्राप्त कर लेता है। और कोई भी इंसान ऐसा जन्म नहीं लेता है कि जन्म से ही वो एक दूसरे को घृणा करे, उसके रंग के आधार पे, मतलब उसके स्किन के कलर के हिसाब से, या फिर उसके बैकग्राउंड के हिसाब से, या फिर उसके धर्म के हिसाब से। लोग यहाँ आने के बाद ही, यानी पृथ्वी पर आने के बाद ही एक दूसरे से घृणा करना सीखते हैं। और यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। और इसके लिए ये, क्योंकि ये जो चीज़ है उनके अंदर नेचुरली, मतलब ह्यूमन हार्ट के अंदर नेचुरली आता है और इसे आसानी से सीखा जा सकता है एज कंपेरिजन टू हेट। और यदि मतलब मैंने अपने प्रिजन के टाइम में, जब वो कैद में थे, तब वो कहते हैं कि जब मेरे साथियों को या फिर मुझे हमारे जो लिमिट्स था उससे ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था, तब मैं कभी कभी एक झलक देखता था मानवता का किनमें, तो वहाँ जो गार्ड रहते थे उनमें, शायद वो बस एक सेकंड के लिए ही हो, लेकिन वो मेरे लिए पर्याप्त था कि मैं फिर से अपने कार्य में लग जाऊं और मैं आगे बढ़ता रहूं। तो किसी भी मनुष्य का जो इच्छाई है, उसका जो फ्लेम है, वो भले ही उनके अंदर छिप सकता है, लेकिन उस अच्छाई को कभी भी बुझाया नहीं जा सकता है। और मेरे जीवन में प्रत्येक इंसान का दो ऑब्लिगेशन, मतलब उनका दो एहसान होता है, मतलब दो उनका कर्तव्य होते हैं। एक जो ऑब्लिगेशन है वो उनके परिवार, उनके पेरेंट्स, उनकी वाइफ, उनके बच्चे के लिए, और दूसरा उनके लोग, उनका समाज और उनके देश के लिए। और किसी भी सिविल और ह्यूमन सोसाइटी में, मतलब जो मानवता वाला सोसाइटी है, उसमें इन दोनों ऑब्लिगेशन को अपने जो उनका क्या है, तो उनका जो टेंडेंसी है उसके हिसाब से, जो उनकी एबिलिटीज है उसके हिसाब से लोगों को दोनों जो उनका कर्तव्य है उसको पूरा करने का कोशिश करना चाहिए। लेकिन इनका जो देश था साउथ अफ्रीका, यदि कोई ऐसा करना चाहे तो उसके लिए ये बिल्कुल इम्पॉसिबल था, इन दोनों जो उनके कर्तव्य थे उसको पूरा करना। और साउथ अफ्रीका में यदि कोई कलर्ड आदमी अगर कोशिश करता था कि ह्यूमन बीइंग जैसा वो जिंदा रहे, मतलब मनुष्यों जैसा जीवन व्यतीत करे, तो उसे सजा दिया जाता था और उसे अलग कर दिया जाता था। साउथ अफ्रीका में यदि कोई आदमी अपने लोगों के कर्तव्य को पूरा करने का कोशिश करता था तो उसे अपने परिवार से अलग थलग कर दिया जाता था, अपने घर से अलग कर दिया जाता था और उसे अलग जीवन बिताने को मजबूर कर दिया जाता था। ये जो चीज था वो अजीबो गरीब एक रहस्य थी और एक विद्रोह था उनके जीवन में।
और जब इन्होंने चूज किया कि क्या करना है, कि अपने मतलब शुरू में इन्होंने भी नहीं चूज किया था कि अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर रखा जाए। जब इन्होंने कोशिश किया अपने लोगों की सेवा करने के लिए, तब इन्होंने पाया कि मुझे रोका जा रहा है, मतलब मेरे कर्तव्यों से मुझे रोका जा रहा है। एज अ सन, एज अ ब्रदर, फादर एंड अ हस्बैंड, मुझे इन सारी चीज़ों से मतलब अपने लोगों के लिए जो मेरा कर्तव्य था अगर मैं करना चाहूँ तो उसके लिए मुझे रोका जा रहा है। जब ये जन्म लिए थे तो इन्हें स्वतंत्रता की भूख नहीं थी। ये जब जन्मे थे तो ये फ्री थे, मतलब कहीं भी जा सकते थे, जितना ये जानते थे ये फ्री थे। अपने खेतों में, मतलब इनकी जो माँ का जो घर था, झोपड़ी था, उसके अगल बगल के खेतों में ये दौड़ सकते थे। उनका जो नदी था, जो झरना था उनके गांव में, उसमें ये तैर सकते थे नदी में। और ये फ्री थे कि स्टार, जो रात में तारों के पीछे दूर दूर तक जाना इनको फ्री था। और जो धीरे धीरे चलते हुए जो बैल थे, उनका जो बैलगाड़ी था उस पर सवारी करने के लिए भी ये स्वतंत्र थे। और जैसे ही जब तक ये अपने पिता का आज्ञा का पालन करते रहें, अपने जो इनका समाज था, ट्राइब था, उसके कस्टम्स को पालन करते रहे, तो इन्हें कोई भी समस्या नहीं आई इन कानूनों से, मतलब मनुष्यों के द्वारा बनाए गए या भगवान के द्वारा बनाए गए कानूनों से इन्हें कोई भी परेशानी नहीं हो रही थी। और यह जो था ये केवल शुरुआत था। जब उन्होंने जाना कि जब वो बच्चे थे तो फ्रीडम जो है वो, मतलब बॉयहुड में जब आए तो उनको ये एहसास हुआ कि ये जो फ्रीडम है, जो इनको स्वतंत्रता मिला है, वो वास्तव में स्वतंत्रता नहीं है, बस ये झूठा है। इनको दिख रहा है कि ये स्वतंत्रता है, लेकिन वो स्वतंत्रता नहीं था। जब ये यंग मैन बने तो इन्होंने पाया कि इनका जो फ्रीडम है पहले से ही इनसे छीन लिया गया है। और तभी से इनके अंदर उस स्वतंत्रता की भूख जागी। और सबसे पहले एज ए स्टूडेंट ये चाहते थे कि केवल इनको स्वतंत्रता मिले, ये फ्री हों। किस लिए? तो रात में घर से बाहर रह सके जितना देर चाहें, ये जो भी पढ़ना चाहें वो पढ़ सकें, और जो भी ये चुनना चाहें अपने लाइफ में वो अपनी इच्छा से चुन सकें। और जब ये यंग मैन बने, कहाँ थे उस समय? तो जोहान्सबर्ग में। तब इन्हें पता चला कि बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम जो है वो है कि मैं किस तरीके से अपने पोटेंशियल को प्राप्त करूं और मैं खुद को किस तरीके से कमाऊं, मतलब अर्न करूं। और वो उस समय समझ चुके थे कि केवल शादी करना या फिर परिवार बसाना यही जो है वो स्वतंत्रता नहीं है, ये सब जो है वो स्वतंत्रता को रोकता है। लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे क्या किए कि देखे कि केवल मैं ही स्वतंत्र, मतलब मैं ही ऐसा नहीं हूँ कि जिन्हें स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, बल्कि मेरे भाई, मेरे बहन भी स्वतंत्र नहीं हैं। इन्होंने देखा कि केवल मेरा फ्रीडम ही जो है वो मुझसे छीना नहीं गया है, मेरा फ्रीडम को ही कम नहीं कर दिया गया है, बल्कि जितने भी लोग हैं जो कि मेरे जैसे दिखते हैं उन सबका जो स्वतंत्रता है वो कम कर दिया गया है। और तब जाकर के इन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और इनका जो भूख था स्वतंत्रता के लिए वो और भी बढ़ गया। और किसके लिए? तो ये जो स्वतंत्रता उन्हें अब चाहिए था तो वो किसके लिए? तो वहाँ के इनके लोगों के लिए। और ये जो डिजायर था इनके अंदर, जो इच्छा थी स्वतंत्रता की, जो कि इनके लोगों के लिए इन्हें चाहिए था, ताकि वो मान सम्मान और सेल्फ रिस्पेक्ट से अपने जीवन को व्यतीत करें। और इसी के कारण से इनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया और ये उस समय अपने आप को एक डरे हुए यंग मैन से बदल करके एक बहादुर इंसान में बदल गए। और ये जो था वो अब इन्होंने अपने अंदर क्या बदलाव लाया? तो पहले ये कानून का पालन करते थे और अब ये एक क्रिमिनल बन गए थे, जो कि कानून का विद्रोह करने वाले अब बन गए थे। और इनको फिर से और इनके अंदर क्या बदलाव आया कि ये फैमिली लविंग हस्बैंड जो थे, अब वो वैसा इंसान एक तपस्वी जैसा बन गया था, मतलब एक ऐसा इंसान जिसके पास न घर हो, और वो अपने परिवार को छोड़ करके एक तपस्वी बन गए थे। अब ये सेल्फ सेक्रीफाइसिंग यानी अपना बलिदान करने के लिए तैयार थे दूसरे इंसानों के जैसा। लेकिन इन्होंने कभी भी वो जो सीमित जो फ्रीडम थी उसको कभी भी ये इंजॉय नहीं किए।
ये जानते थे कि जब तक मेरे जो लोग हैं वो स्वतंत्र नहीं हैं तब तक मैं भी स्वतंत्र नहीं होऊंगा। वो जानते थे कि जो स्वतंत्रता है वो बांटा नहीं जा सकता है। यदि मेरे किसी भी लोगों के हाथों मतलब अगर वो जंजीरों में बंधे हुए हैं तो मैं भी उन जंजीरों में बंधा हुआ हूँ, मैं भी फ्री नहीं हूँ। ये कहते थे कि मैं जानता हूँ कि जो भी दमनकारी हैं वो उनका एक दिन जरूर अंत होगा, और जो ऑप्रेस्ड हैं मतलब जिन पर दमन किया जा रहा है, जिनको उत्पीड़ित किया जा रहा है, वो श्योरली उससे बाहर निकल के आएंगे, उन्हें उससे छुटकारा मिलेगा। और एक इंसान जो कि दूसरे का फ्रीडम अगर ले लेता है तो वो खुद भी एक कैदी है, वो खुद भी एक प्रिजनर है जो कि दूसरे से उसका स्वतंत्रता छीन लेता है, क्योंकि उसने भी क्या कर रखा है कि अपने संकीर्ण सोच से अपने आप को कैद में कर रखा है। और ये कहते हैं कि मैं नहीं मतलब वो इंसान तब तक ट्रूली फ्री नहीं है जो कि किसी का स्वतंत्रता छीन लेता है, बिल्कुल उसी तरीके से जो कि इंसान जिसका कि स्वतंत्रता किसी ने छीन लिया है। मतलब किसी का स्वतंत्रता अगर कोई छीनता है तो वो भी स्वतंत्र नहीं है। और ये जो ऑप्रेस्ड हैं मतलब जो दमनकारी हैं और मतलब जो उत्पीड़ित हैं और जो उत्पीड़न करने वाले हैं, उन दोनों के अंदर से जो मानवता है उनको लूट लिया गया है। तो यहाँ ये जो चैप्टर था नेल्सन मंडेला का लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये समाप्त होता है। धन्यवाद।